नज़ीर, एक के बाद एक टॉप अमेरिकन ऑफिशियल जो है वो इजराइल में लैंड कर रहे हैं और मैसेज ये है कि हम सीज फायर को यकीनी बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू और इजराइल जो है वो सीज फायर को तोड़ने के लिए नए नए मंसूबे और प्लानिंग्स कर रहे हैं। अमेरिका रिपीटेडली ये बात कर रहा है कि गाजा वॉर इज ओवर और ट्रंप बार बार ये कई मरतबा, दर्जनों मरतबा अब वो ये बात दोहरा चुके हैं कि गाजा वॉर इज ओवर और ये मैसेज हमने नेतन्याहू को कन्वे कर दिया है। लेकिन क्या वाकईतन बात ऐसे है? इजराइल ने अभी तक इस वॉर को ओवर नहीं तस्लीम किया है और वो बहुत सारी चीजें जो है वो प्लान कर रहा है। तो ये आने वाला जो टाइम है, आने वाले जो दिन है वो बहुत ज्यादा क्रूशल होने जा रहे हैं। साथ ही लेबनान की जो गवर्नमेंट है, पहली बार उसने ये कहा है कि इजराइल के साथ जो डिप्लोमेसी है वो नाकाम हो चुकी है। ये वही लेबनीज गवर्नमेंट है जो हिजबुल्लाह को कसूरवार ठहराकर एक डिजास्टर पॉलिसी जो आगे बढ़ा रही थी और इजरायली अग्रेशन के लिए उल्टा गैर इरादी तौर पर, चाहते हुए नहीं लेकिन अनजाने में और गैर इरादी तौर पर उन्होंने दरवाजे खोले और अब कह रहे हैं कि इजराइल के साथ डिप्लोमेसी ने काम नहीं किया। तो ये बात इनको बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं समझी। खुद नबी बेरी जो है वो ये बात कर रहे थे, लेकिन जो नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आए हैं वो अमेरिका और रीजन के कंट्री के प्रेशर के अंदर ये पॉलिसी आगे परसू कर रहे थे, लेकिन उसका कोई नतीजा जो है वो अच्छा नहीं निकला है लेबनान के लिए। इसी दरमियान नाज़रीन, जो रीजनल कोऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं आगे जरूर बढ़ रहा है। उर्दुगान ने गल्फ का बड़ा अहम तरीन दौरा किया है। मिस्र के ताल्लुकात टर्की के साथ हालांकि बहुत अरसे से खराब थे, अब वो बेहतर हो रहे हैं। इवन मिस्र के ईरान के साथ ताल्लुकात, ईरान के टर्की के साथ ताल्लुकात, गल्फ के साथ ताल्लुकात वो आगे बढ़ रहे हैं। रीजन में काफी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक वो आइडियल सिचुएशन पैदा नहीं हो सकी है जिससे अमेरिका और इजराइल जब वो हमेशा फायदा उठाते हैं। यानी जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो अभी उस सत्ता पर नहीं पहुंच सकी है, खासकर ईरान और गल्फ के दरमियान, क्योंकि गल्फ की सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका करता है और ईरान का जो बुनियादी फड्डा है और ईरान ये समझता है कि इस रीजन में बुनियादी मसला ही अमेरिका है। तो इसलिए वो ट्रस्ट बिल्डअप जो है वो अभी तक नहीं हो सका है। इसी दरमियान टर्की और इजराइल के दरमियान जो कन्फ्रंटेशन है वो बढ़ रही है। वो ना सिर्फ सीरिया में बढ़ रही है, रीजन में बढ़ रही है, बल्कि मेडिटेरेनियन सी में और साइप्रस में वहां पर भी ये कन्फ्रंटेशन जब वो बढ़ रही है। जो यूक्रेन जंग है उसमें एक नई एस्केलेशन जब वो देखी गई है, जिसके अंदर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं, यूरोपियंस ने नई सैंक्शंस लगाई हैं और अब वो ये बात कर रहे हैं कि हम रशिया के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशंस करेंगे और इनकी सबमरीन्स को डिटेक्ट करेंगे और इनके जो शिप्स हैं उनको जो है वो हम कैप्चर करेंगे। इस तरह के ज्वाइंट जो वो एक्शंस की जो है वो बात कर रहे हैं। तो यूक्रेन यानी यहां पर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने जा रही थी, दोबारा सीज फायर डिस्कस हो रहा था, वहां पर सूरत हाल बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जब चली गई है। एक नई एस्केलेशन जो वहां पर हुई है और देखिए रशिया से यह हार चुके हैं, ऑन ग्राउंड इनके वेपन्स रशिया के सामने फेल हो चुके हैं, लेकिन वो इस हार को और अपनी बुनियादी गलती जो इन्होंने वादे रशिया से किए और उसको नहीं निभाया, उस गलती को तस्लीम करने के बजाय अब ये रशियन ऑयल के पीछे हैं। यानी आप देखिए ना, ऑन ग्राउंड पर लड़ने गए हैं, हार गए हैं, अब सैंक्शन लगाकर रशिया के ऑयल को जो है वो कैप्चर करना चाहते हैं ताकि रशिया जब वो कोलैप्स हो जाए, रशिया जब वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बैटल है, ठीक है ना, ये सैंक्शन भी उतनी ही बड़ी बैटल है। तो अब ये सैंक्शन की तरफ आना असल में इनकी शिकस्त है। लेकिन नाज़रीन, ये जो सैंक्शंस हैं इसका बहुत बड़ा नुकसान खुद यूरोपियंस को हो रहा है, खुद वेस्टर्न जो हेजेमनी है उसको हो रहा है, खासकर इसका नुकसान जो है वो यूरोप उठा रहा है। नाज़रीन, इसके नतीजे के अंदर एक पैरेलल सिस्टम जो है वो वजूद में आ रहा है। वो एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम है, वो एक पैरेलल शिपिंग सिस्टम है, वो वजूद में आ रहा है जो इनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है और इनकी जो मोनोपोली है और इनकी जो हेजेमनी है उसको ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो यूरोपियंस जो सस्ती एनर्जी ले रहे थे और शिपिंग सेक्टर में मुकम्मल कंट्रोल जो है वो इनका था और मुकम्मल तौर पर ये रेगुलेट करते थे। अब एक मुतबादल सिस्टम इनकी सैंक्शन की वजह से रशिया सरेंडर नहीं किया, ना वो करेगा, बल्कि इनकी कैलकुलेशन से बिल्कुल उलट निकला है कि रशिया लड़ भी रहा है और दुनिया में एक मुतबादल निजाम भी इन सैंक्शंस के नतीजे में जो है वो वजूद पजीर हो रहा है। तो ये बात होगी। अगली बात नाज़रीन ये है कि चाइना का रोल इसमें बड़ा रीढ़ की हड्डी वाला होने वाला है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फाइट के अंदर। रशिया, ईरान, वेनेजुएला, इन सब की जो जंग है इसमें चाइना का रीढ़ की हड्डी का किरदार है। देखिए, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, वाई चाइना साथ नहीं आया। अगर चाइना साथ आता तो शायद सोवियत यूनियन उस तरह कोलैप्स ना होता। इस वक्त भी अगर आप सूरत हाल नोट करें, अगर चाइना रशिया से पीछे हट जाए तो रशिया शायद सर्वाइव ना कर सके, क्योंकि रशिया की जंग चल ही इस वजह से रही है कि वो अपना ऑयल चाइना जो है उसका ऑयल खरीद रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना ऑयल रशिया जंग से पहले बेच रहा था उसी मिकदार में, यानी चाइना चूंकि उसकी इंडस्ट्री बड़ी है, उसकी जरूरियात है, उसकी इंडस्ट्री बड़ी है, तो वो जितना ऑयल रशिया बेच रहा था उनकी सेल्स में चाइना ने फर्क नहीं आने दिया। चाइना उनसे उतना ही ऑयल जब खरीद रहा है तो उनका रेवेन्यू उतना ही जनरेट हो रहा है। यानी एक ये था कि चाइना ऑयल खरीदता रहता लेकिन रशिया की सेल्स जो है वो 20% रह जाती। एक मुल्क खरीद रहा है ना, पहले पूरा यूरोप खरीद रहा था, तो चाइना जो है वो बड़ी मिकदार के अंदर जो है वो खरीद रहा है। ईरान सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर चाइना ईरान से ऑयल खरीदना जब बंद कर दे। वेनेजुएला सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर चाइना ऑयल खरीदना जब बंद कर दे। तो यहां पर जरा चाइना का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसलिए आप देखिए रशिया और चाइना, ईरान और चाइना, ये सब मुल्क जो है वो अपना इत्तेहाद जो बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। चाइना और रशिया कभी इतने करीब नहीं थे, कभी हिस्ट्री में इनके इतने अच्छे रिलेशंस नहीं रहे जितने इस वक्त हैं। और चाइना की क्या मजबूरी है? चाइना को एक तो सस्ता ऑयल मिल रहा है, दूसरा चाइना यह समझता है कि अगर ये मुल्क कोलैप्स हो गए या ये डिफीट हो गए तो अगली बारी चाइना की है। चाइना के लिए जरूरी है कि ये मुल्क स्टैंड करें और डिफीट करें वेस्ट को। तो ये सबकी एक ही लड़ाई जो है उस वक्त बन चुकी है। तो लेकिन इसके साथ साथ चाइना के लिए एक बड़ा आप कह लें कि चैलेंज ये है कि वो किस हद तक मजीद सामने आ सकता है, कितने बोल्ड फैसले वो ले सकता है। ये चाइना के लिए आने वाले टाइम में बड़ा चैलेंज रहेगा। और ये मुल्क जो है वो ईरान जैसे मुल्क, वेनेजुएला जैसे मुल्क ये देख रहे हैं कि जब उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जब मामलात और खराब होने जा रहे हैं, तो चाइना किस मजीद बोल्ड अंदाज में इन मुल्कों के साथ जब वो खड़ा हो सकेगा इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट, उनके सारे एम्पायर के सामने किस हद तक खड़ा हो सकेगा, ये आने वाले दिनों में देखना है। और चाइना जितना आगे बढ़कर आएगा उतना ज्यादा वेस्ट को जो है वो और नेटो को और अमेरिका को जो है धक्का लगेगा। और इसलिए नेटो ने भी महाज खोल दिया चाइना के खिलाफ, क्योंकि ये सारी जंग वो कनेक्टेड समझते हैं। अच्छा, तो ये सूरत है। अब मैं एक बड़ी अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं, उसकी हेडलाइन। एक फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं जिनको अभी 3-4 दिन कबल जो है वो सजा हुई है, निकोलस सरकोजी। ठीक है, नाम आपने सुना होगा। निकोलस सरकोजी जो हैं, इनको सजा हुई है और इनको जेल भेजा गया है। लेकिन वहां पर ये सो नहीं पा रहे हैं। सो क्यों नहीं पा रहे हैं? वहां पर पूरा जो जेल है उसमें जनाब चीखो पुकार हो रही है, नारे लग रहे हैं और सेल में वो जो है वो इस तरह से आप कह लें कि शोर है। ठीक है ना, पूरा जेल जो है उस वक्त एक हंगामा वहां पर बरपा है। क्यों? सारी जेल ये बात कर रही है कि तुमने मुअम्मर कज़ाफी को मारा था और हम जब उसका बदला लेंगे। ये फ्रांस की जेल के अंदर हो रहा है। फ्रांस की जेल के अंदर फ्रांस का सदर गया है और वहां पर यह शोर शराबा पड़ा हुआ है, हंगामा बरपा है, जिसकी वजह से ये सदर जो है ये सो नहीं पाया। जब मुअम्मर कज़ाफी और लिबिया के ऊपर अटैक किया गया तो ये शख्सियत जो है अमेरिका के साथ साथ ये शख्सियत बहुत आगे थी, निकोलस सरकोजी। तो अब जनाब इनको जेल हुई है और वहां जेल के अंदर ये सूरत हाल। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है कि इस तरह से किसी वेस्टर्न लीडर को सजा सुनाई गई। आप देखें ना, मतलब बुश है, अमेरिका है, तो उन्होंने बहुत सारी जंगें छेड़ी हैं, किसी को कोई पनिशमेंट नहीं हुई। तो खुद बरतानिया में इस तरह का कोई वाकया नहीं देखा गया, तो फ्रांस में बहरहाल ये एक बड़ा वाकया हुआ है। और पिछली 2-3 रातों से जब से गए हैं वो सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, स्लीपलेस नाइट्स उनके लॉयर्स ने बताई है, बिग इवेंट। और वो फ्रांस की जेल में वो कैदी ये कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, तुमने मुअम्मर कज़ाफी को जब मारा था। तो ये जो इन्होंने जंगें लड़ी है ना, ये पीछा कर रही है। अब जरा एक और खबर देखिए जिसका बरह रास्त ताल्लुक फलस्तीन के तनाज़े के साथ है, मिडिल ईस्ट के साथ है, दुनिया के साथ है। अमेरिका का जो नेशनल डेट है, जो कर्जा है, $38 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। इससे पहले कुछ महीने कबल तक और बाइडेन के टाइम तक ये $36 ट्रिलियन था। अब ये $38 ट्रिलियन, दुनिया का सबसे ज्यादा रिच कंट्री, वेल्दी कंट्री, बड़ी इकॉनमी, बड़ी मिलिट्री, लेकिन दुनिया का सबसे मकरूज तरीन मुल्क जो है वो अमेरिका इस वक्त है। और उस कर्जे के अंदर जब इजाफा हो रहा है, ये नाज़रीन बहुत बड़ी बात है। ये जो अमेरिका में आपको पैनिक नजर आ रहा है, इस एम्पायर का जो आपको पैनिक नजर आ रहा है, और वो हर किसी के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, वो तमाम इत्तेहाद तोड़ रहा है, वो तमाम अंडरस्टैंडिंग को तोड़ रहा है, वो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा सपोर्टर था और आज खुद ग्लोबलाइजेशन को उसका कला कमा कर रहा है। कनाडा के ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, यूरोपीय यूनियन और जापान और साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। वजह क्या है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? ये वो असल रीजन है। और ये इजराइल की जो बदमाशी है, ये जो सारी जंगें हैं, ये जो सारा तमाशा है, ये असल पीछे चीज है कि पैनिक ये है। और ये इजराइल की बदमाशी और ये सारी चीजें खत्म हो जानी है। उनको खतरा ये है कि ये बबल जो है वो कोलैप्स किसी वक्त एक्सप्लोड कर सकती है। देखिए ये बबल है ना, ये बबल किसी भी वक्त जब एक्सप्लोड कर सकती है। $38 ट्रिलियन जब वो कर्जा चला गया, यही असल चीज है कि वो एम्पायर, उसकी वो मोनोपोली लंबे अरसे तक अब चल नहीं सकती है। ये बात अब नविश्ता दीवार है, इसलिए इजराइल की बदमाशी ज्यादा सच चल नहीं सकती है, ये नविश्ता दीवार। अब कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई ये जो अमेरिका के ऊपर इतना कर्जा है, तो अमेरिका किसकी जरूरत होगी कि वो अमेरिका से जब वो कर्जा वापस मांगेगा, और अमेरिका अगर ना देगा तो दुनिया क्या कर लेगी। तो पहले भी हमने इसके ऊपर मुख्तसर बात की थी, लेकिन शॉर्ट से बात करके फिर आगे चलते हैं, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक इन सारी जंगों के साथ है और ये साम्राज्य के खिलाफ जो लड़ाई जारी है इसके साथ। और पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगियां एम्पायर जो फैसले करता है उसके मुताबिक चलती हैं। तो इसलिए जरूरी होता है कि एम्पायर किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी से फिर दुनिया के असरात निकलेंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कैसे वापस, अगर वो ना देना चाहे तो कौन सा मुल्क है जो जुर्रत करेगा? ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि एक तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अगर अमेरिका नहीं देगा तो जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए हुए हैं फिर बाकी मुल्क भी नहीं देंगे। एक तो ये बात होगी, बुनियादी सी सादा सी बात होगी। एक तो फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ये बात भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। असल जो बात है वो ये है नाज़रीन कि ये जो पैसा है $38 ट्रिलियन, इसमें जो असल शेयर है अराउंड $20-25 ट्रिलियन,
वो अमेरिका के अवाम का पैसा है। यानी अगर अमेरिकन गवर्नमेंट उसको वापस नहीं करेगी तो पूरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जो पैसा अमेरिकन ने बैंक्स में रखा हुआ है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास रखा हुआ है, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो पेंशन फंड्स हैं, यानी आप कहते हैं भाई आप बड़े अमीर हैं, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, कहां पड़े हुए हैं? बैंक में पड़े हुए हैं। तो एक्चुअली तो वो बैंक में नहीं पड़े हुए हैं, बैंक ने उसको आगे इन्वेस्ट किया हुआ है या लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसने आगे इन्वेस्ट किया हुआ है या लोन दिया हुआ है। अब आगे से लोन वापस नहीं आएगा तो क्या बैंक आपको पैसे देगा? तो यानी कि अगर अमेरिकन गवर्नमेंट वो पैसा वापस नहीं देगी तो क्या होगा कि वो जो 20-25 ट्रिलियन डॉलर्स हैं वो अवाम के पैसे हैं। तो आप कहेंगे आपका 10 करोड़ पड़ा है, वो आपका 10 करोड़ नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, पूरा मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाएगा। तो अभी अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है सूद देती है। ठीक है ना, यानी उस सिस्टम को चलाने के लिए। यानी आपके रिटायरमेंट फंड्स हैं, तो जब वो रिटायर होंगे तो फंड्स नहीं मिल सकेंगे क्योंकि वो पैसा एक्चुअली वहां पर नहीं है, वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने लोन पर लिया हुआ है। अगर अमेरिकन गवर्नमेंट ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि वो वापस करने की पोजीशन में नहीं रहती, और फिर जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आप इंश्योरेंस करवाते हैं, उनको पैसा देते हैं ना कि भाई 20 साल बाद इंश्योरेंस मिलेगी, तो वो वहां पर पैसा नहीं है, वो अमेरिकन गवर्नमेंट को दिया हुआ है। तो वो नहीं देंगे तो आपकी इंश्योरेंस कैसे मिलेगी? फिर जैसे आप बॉन्ड्स खरीदते हैं, मिसाल अमेरिकन की बात करें, बॉन्ड्स अमेरिकन गवर्नमेंट ने बॉन्ड जारी किया, अमेरिकन ने खरीद लिया, तो वो बॉन्ड आपके पास पड़ा हुआ है, जो ही आप लेकर जाएंगे आपको पैसे मिल जाएंगे। दिवालिया हो गया तो कैसे पैसे देंगे? तो आपके पैसे गए, बॉन्ड्स वो किसी काम का नहीं है। तो ये वाली असल में सूरत हाल है। अब आप देखिए, इस पर दिलचस्प रिपोर्ट है, इसको हम थोड़ा सा इसलिए बयान कर रहे हैं कि इसका बरह रास्त ताल्लुक है भाई, वो बबल ही कोलैप्स हो गई, कर्जा लेते रहे। देखिए 90s में इतना कर्जा नहीं था। जब ये नेतन्याहू की जंगों में अमेरिका गया है, उसके बाद ये ट्रिलियंस डॉलर, 10 ट्रिलियन डॉलर तो मिडिल ईस्ट की जंगों में जाया किया, उसके बाद ये कर्जा चढ़ा है। तो ये कर्जा ऊपर से ऊपर जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। तो जनाब अली, इसमें वो बता रहे हैं 38 ट्रिलियन डॉलर में सिर्फ 13 ट्रिलियन डॉलर जो है वो किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स का है, जिसमें जापान और चाइना है। 13 ट्रिलियन डॉलर जापान और चाइना ने कर्जा दिया हुआ है। बाकी जो सारा है वो डोमेस्टिक नेशनल पैसा है, लोगों का पैसा है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, कंपनीज, उनका पैसा है। तो पूरा मुल्क जब दिवालिया हो जाएगा, मींस दैट पोर्शन ऑफ द नेशनल डेट इज इंडीड हेल्ड बाय यूएस डोमेस्टिक सोर्सेज। तो इस डेट का सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो असल में नेशनल पैसा है। ठीक है ना, तो ये बात मैंने समझाने की कोशिश की है। ये पैनिक है। अब वहां पर बार बार अमेरिका फर्स्ट जंगों को फंड करना बंद करो। वाई? पीछे वजह ये है, पैसा वो वहां पर भेज रहे हैं। देखें, पैसा छापे जा रहे हैं ना, उसकी कोई पूछगिछ तो है नहीं, बस पैसा वो बैठकर छाप रहे हैं और उस छाप के जंगों में लगा रहे हैं। और जंगों में लगा रहे हैं तो फिर ईरान के खिलाफ जंग है, रशिया के खिलाफ जंग है, चाइना के खिलाफ जंग है। अब ये मुल्क कह रहे हैं कि भाई पैसा छापी जा रहे हैं और हमारे खिलाफ जंगें कर रहे हैं, तो वो मुतबादल फाइनेंशियल सिस्टम लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जिसके नतीजे में ये एम्पायर को सबसे बड़ा खतरा ये है, ये वाला। तो आज ये बहुत बड़ी रिपोर्ट के 38 ट्रिलियन डॉलर तक जब ये पहुंच चुका है। तो जनाब अली, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इजराइल बार बार अब ये कहना शुरू हो गया है कि हम एक वासल स्टेट बन चुके हैं, हमें डिक्टेट किया जा रहा है। ट्रंप इज डियर फ्रेंड बट वी मस्ट हैव द एबिलिटी टू से नो एंड डिफेंड आवर इंटरेस्ट। पहले बड़े खुश होते थे, अमेरिका हमारे साथ है, अभी होते हैं, अमेरिका सबसे बड़ा फ्रेंड है, अमेरिका हमारे साथ है। कहते हैं ट्रंप बड़ा अच्छा दोस्त है इजराइल का, लेकिन हमें जरूर ये कहना चाहिए कि नो, इनकार हमें करना, हमें रेजिस्ट करना चाहिए, हर बात ट्रंप की नहीं माननी चाहिए और बताना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट ये है। तो ये सूरत हाल जब वहां पर आ गई है, सो यहां पर डेंजरस अटेम्प्ट्स है वो दूसरी तरफ नेतन्याहू की जारी हैं इस सीज़फायर को ब्रेक करने के लिए। रिपीटेडली वहां पर ऑफिशियल्स आ रहे हैं अमेरिका के। अभी इस वक्त मार्को रूबियो वहां पर मौजूद हैं और जेडी वैंस ने कहा है कि हमने क्लियर मैसेज नेतन्याहू को दिया है कि हम ये चाहते हैं कि सीज़फायर जारी रहे। अच्छा, अब उसके जवाब के अंदर इजराइल ये खबरें चलवा रहा है, इजराइल ये बात कर रहा है कि हमने जेडी वैंस को बताया है कि हमास रीबिल्ड कर रही है तो हमला करना पड़ सकता है। अब यानी उधर उनकी मजबूरी है और इधर ये कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जेडी वैंस को बताया, अब चूंकि वो उन्होंने कह दिया है, इतनी बड़ी बात कर दी है कि हमने स्ट्रेट अवे बताया कि सीज़फायर चलेगा, तो वो कह रहे हैं कि हमास एक्सप्लॉइट कर रही है सीज़फायर को। ये बात हमने जेडी वैंस को बताई है, इंटेलिजेंस ने बताई है और अपनी स्ट्रेंथ को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रही है। और यूएस एक्सपेक्ट्स के एक एडवांस नोटिस दिया जाए जब भी कोई बड़ा हमला वो करने की जब वो कोशिश करें गजा पर। ये अमेरिका चाहता है कि पहले उनको एडवांस में बताया जाए। इंटेलिजेंस ने बताया कि सेकेंड स्टेज में इस वक्त जाना बड़ा मुश्किल है, यानी वो बिल्कुल नहीं चाह रहे सीज़फायर को आगे बढ़ाना। इंटेलिजेंस ने ऐसी चीजें डिटेक्ट की हैं कि हमास टनल्स को रीबिल्ड कर रही है। तो ये अटेम्प्ट्स मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चालाकियां हैं कि हमास रीबिल्ड कर रही है, हमास ऐसा कर रही है, हमास एक्सप्लॉइट कर रही है। तो इनकी कोशिशें हैं, उधर अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं। इवन खबर यह है कि जीएचएफ को रिप्लेस करने के लिए वाशिंगटन जो है वो प्लान स्टडी कर रहा है। और जैसे हैरिस ने लिखा कि मार्को रूबियो फाइल्स इनटू अ टेंस मोमेंट इन यूएस इजरायली रिलेशंस। अच्छा,
ट्रंप ने यह भी कहा है कि मरवान बरगोती को रिलीज करना चाहिए। ट्रंप मल्स अर्जिंग इजराइल टू फ्री पैलेस्टाइन लीडर बरगोती। ये अचानक से प्रेसिडेंट ट्रंप को जो क्या हो गया? जाहिर है, देखिए बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, वो अरब्स के साथ डिफेंस डील्स करनी है, उनको असलहा बेचना है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अब 2 साल इजराइल को फ्री हैंड दिया गया, वो कुछ डिसाइसिव नहीं कर सके सिवाय सिविलियंस को मारने के। मतलब देखें, बेरहमी तो जाहिर है हर चीज ही बेरहमी है, लेकिन गजा पर